देखिए, कल हमने पढ़ा था, कल हम स्टार्ट किए थे कौन सा चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे? इशू ऑफ बोनस शेयर। चलिए मैं आपको बताता हूं बोनस शेयर के बारे में। हम नया ही ले लेते हैं आज से। इशू ऑफ बोनस शेयर लिखना शुरू कीजिए। इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर फ्रॉम द वेरी ग्रॉस रूट, फ्रॉम द वेरी बेसिक जीरो लेवल से शुरू करते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर मैं आपको एक बनाता हूं, बैलेंस शीट नंबर 1 बनाइए। बैलेंस शीट नंबर 1 ये आपको फ्यूचर में काम आएगी। कंपनी ने प्रॉफिट, कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख। कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख। कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। यदि कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो उसकी बैलेंस शीट में ये क्या कुछ होगा आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से कल ही मैंने बताया था कि जब प्रॉफिट होता है तो क्या हुआ होगा, बैंक में डेबिट हुआ होगा 10 लाख और P&L में क्रेडिट हुआ होगा 10 लाख। बैंक में डेबिट होकर P&L में 10 लाख क्रेडिट हुआ होगा। प्रॉफिट का ये इंपैक्ट रहा होगा, करेक्ट, 10 लाख का प्रॉफिट। अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट होता है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा कि डबल इफेक्ट होगा? डबल इफेक्ट होगा। प्रॉफिट भी बढ़ेगा और बैंक भी बढ़ेगा। तो बैंक डेबिट, P&L क्रेडिट। क्या मैंने कल बताया था आपको ये बारे में? कल मैंने आपको बताया था ट्यूशन लेकर, आपकी ट्यूशन फीस को लेकर बताया था। ट्यूशन फीस आपको ट्यूशन में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। आप लोग नहीं थे मेरे ख्याल से। 3,000 की पार्टी थी, वही था क्या? यस, मतलब आपने ऑनलाइन अटेंड की थी। ओके, तो बेटा ये प्रॉफिट यदि हुआ है तो बैंक में डेबिट होकर P&L में क्रेडिट हुआ। अब यहां मैं लिखता हूं कंपनी परचेज्ड लैंड फ्रॉम प्रॉफिट। कंपनी ने प्रॉफिट से लैंड खरीद ली, जमीन खरीद ली। तो अब बैलेंस शीट में क्या होगा? नाउ बैलेंस शीट नंबर 2 क्या होगा बेटा? इधर लैंड आ जाएगी 10 लाख रुपीस की और बैंक हो जाएगा 0, बैंक हो जाएगा 0 और इधर P&L वही रहेगा 10 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 10 लाख। ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट हो गया। बैंक डेबिट। अच्छा, अब यहां पर अब ये प्रॉफिट इन्वेस्ट हो चुका है लैंड में। अब ये प्रॉफिट कहां लग चुका है? लैंड में लगाया जा चुका है। इससे जमीन खरीदी जा चुकी है, इससे हम लैंड एक्वायर कर चुके हैं। क्या इस प्रॉफिट से अब डिविडेंड बांटना संभव है? क्या इस प्रॉफिट का कोई और यूज संभव है? जब प्रॉफिट कहां लग चुका है? जमीन में। आप खुद सोचिए, आपने 10,000 रुपए ट्यूशन से कमाए और वो 10,000 रुपए आपने का गोल्ड खरीद लिया, तो अब प्रॉफिट किस फॉर्म में है? गोल्ड के फॉर्म में। क्या उस प्रॉफिट से आप 10,000 कोई और कहीं खर्चा कर सकते हो? तो ये प्रॉफिट कहां लग चुका है? जमीन में। क्या इससे डिविडेंड बांटना अलाउड है? डिविडेंड बांटना मतलब इस प्रॉफिट को शेयरहोल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या ये प्रॉफिट का कोई और यूज संभव है? अब ये प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा रहा हूं जो आपका फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, पर उसके लिए मुझे जो बैकग्राउंड चाहिए वो भी मुझे नहीं मिलता। दिक्कत है मेरे सामने कि मैं आपको बेसिक में भी कितना बेसिक बताऊं। मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, अब बेसिक के भी बेसिक होते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको डिविडेंड वगैरह पता है। डिविडेंड पता है या नहीं? डिविडेंड कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट से। ये प्रॉफिट ही तो है। अब ये प्रॉफिट से जमीन खरीदी जा चुकी है, क्या इस प्रॉफिट से डिविडेंड बांटना अलाउड है? क्या इससे डिविडेंड बांटना पॉसिबल है? नहीं है। तो ये प्रॉफिट इसके लिए लिखेंगे
This profit is now not available for dividend distribution. This profit is now not available for dividend distribution. ये प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं है. दिस प्रॉफिट इज नाउ नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. डिविडेंड बांटने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है. करेक्ट. अभी ये प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं है. अब देखो, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब चैप्टर आप पढ़ चुके हो, बोनस जो पढ़ चुके हो फाउंडेशन में, बस मैं उसका एक डिफरेंट एंगल प्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आपको कुछ नया सीखने को तो मिले. अब ये जमीन कब बिकेगी? जब कंपनी वाइंड अप होगी तब. इससे फंड कब आएगा? जब कंपनी वाइंड अप हो. तो ये 10 लाख का प्रॉफिट कब मिल पाएगा शेयर होल्डर को? ये 10 लाख का प्रॉफिट जो जमीन लगा हुआ है, ये प्रॉफिट शेयर होल्डर को कब मिल पाएगा? जब कंपनी वाइंड अप होगी, जमीन बिकेगी, फंड आएगा वाइंडिंग अप पर. तो ये प्रॉफिट भी शेयर होल्डर को कब वापस कर पाएंगे? तो ये प्रॉफिट कब तक वाइंडिंग अप, कब तक शेयर होल्डर को बांटने योग्य नहीं है? जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी है एग्जिस्टेंस में, तब तक ये प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल. तो ये प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट अब क्या है? अब यदि मैं इस प्रॉफिट से, जो आप ही का है, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, प्रॉफिट आप ही का है, मैंने प्रॉफिट को लगा दिया है, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने इस प्रॉफिट को लैंड में इन्वेस्ट कर दिया है. अब ये प्रॉफिट में आपको डिविडेंड के रूप में बांटने के लिए मेरे पास लिक्विडिटी अवेलेबल. मैं आपको चेक इशू करना चाहूं तो चेक इशू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ये प्रॉफिट लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, वो लैंड के फॉर्म में अवेलेबल है, और लैंड बेचकर मैं तो डिविडेंड कहां बांटूंगा? तो अब मैं आपको इस प्रॉफिट के बदले में इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूं. क्या कर दूं? इक्विटी शेयर इशू कर दूं इस प्रॉफिट के बदले में. तो अब यदि मैं इस प्रॉफिट को कन्वर्ट कर रहा हूं शेयर कैपिटल में, इस प्रॉफिट के बदले में आपको क्या दे रहा हूं? डिविडेंड नहीं, इक्विटी शेयर फ्री में. तो यदि मैं इस प्रॉफिट के बदले में, इस प्रॉफिट में से आपको मैं शेयर इशू कर दूं, तो वो क्या कहा जाएगा? बोनस इशू, वो कहा जाएगा. तो यहां पर, अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ दिस प्रॉफिट. कंपनी इस प्रॉफिट से इशू कर सकती है बोनस शेयर. कंपनी इस प्रॉफिट से बोनस शेयर इशू कर सकती है. तो बोनस शेयर की एंट्री क्या होगी? एंट्री फॉर बोनस इशू. एंट्री फॉर बोनस इशू. बोनस इशू की एंट्री क्या होगी? एंट्री फॉर बोनस इशू. क्या आपको पता है? P&L डेबिट 10 लाख टू P&L डेबिट 2. आप कोई बोलेंगे बोनस शेयर की एंट्री क्या होगी? P&L डेबिट 2, बोनस शेयर टू शेयर होल्डर. पहले बोनस ड्यू होता है, फिर बाद में वो फिर पे होता है. अभी बोनस क्या होगा? डिक्लेयर होगा, तो एंट्री होगी टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर. टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर रुपीज 10 लाख, और बाद में बोनस दिया जाएगा, तब क्या एंट्री होगी? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मैंने प्रॉफिट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट को शेयर कैपिटल कन्वर्ट कर दिया, मतलब P&L डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दी. P&L टू शेयर कैपिटल. मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, जो चीजें उसको रिवीजन कर रहा हूं. आपकी यही एंट्री होती थी. पहले बोनस क्या होता था? ड्यू होता था, फिर बोनस पे होता था. पहले बोनस ड्यू हुआ, फिर बोनस पे हुआ. इज इट ओके? इज इट ओके? तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में अब क्या आएगा बताओ? अब बैलेंस शीट देखो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई?
P&L हो गया 0 और लैंड 10 लाख की 10 लाख की है और बैंक बैलेंस है 0। अब देखो, आपने प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ये प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। यही कहा जाता है इशू ऑफ बोनस शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ रिजर्व्स, यही होता है बोनस इशू। तो बोनस इस तरह से होता है, मतलब रिजर्व सरप्लस डेबिट होते हैं और शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। यह है बोनस इशू। ओके, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा ना, तो ठीक से एंट्री नहीं पड़ी थी क्या उस वक्त, कि भूल गए? भूल गए। क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में इसके ऊपर? बोनस पे क्वेश्चन नहीं आया क्या? ओके, आया होता तो क्या होता, कोई बात नहीं। तो पहले बोनस ड्यू होता है, फिर बोनस पे होता है। तो अल्टीमेटली P&L टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, ये आपकी एंट्री हुई बोनस इशू की। इस तरह से बोनस इशू होता है। मतलब हमने प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट 0 हो गया, कैपिटल 10 लाख से बढ़ गई। इसी को कहते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व। देखिए, ऑनलाइन एनी डाउट? ऑनलाइन रिप्लाई, ऑनलाइन बच्चों, क्या आप कंफर्टेबल हैं? देखिए, मतलब ये होगा, सुनो, मैं कंपनी हूं, मैं डायरेक्टर हूं, आप शेयर होल्डर हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो आप शेयर होल्डर हैं। मैंने आप लोगों के लिए 5 लाख रुपए कमा रखा है, 5 लाख का प्रॉफिट मैंने कमाया। मैं तो डायरेक्टर हूं कंपनी का, मतलब सैलरी लेता हूं, काम करता हूं आप लोगों के लिए, मैं तो डायरेक्टर हूं। प्रॉफिट तो आपका है, मुझे तो मिलता है रेमुनरेशन काम करने का। प्रॉफिट किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। मेरे पास 5 लाख का प्रॉफिट रखा हुआ है आपका, मैं 5 लाख का प्रॉफिट आपका है, आपको दे सकता हूं बाय वे ऑफ डिविडेंड। इनको मैंने डिविडेंड का चेक पहुंचा दिया 50,000 का, इनको 20,000 का, इनको 30,000 का, इनको 10,000 का, इनको 40,000 का, इनको 25,000 का। ऐसे में प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं बाय वे ऑफ डिविडेंड। करेक्ट? तो 5 लाख का प्रॉफिट आपका है, मैं आप तक दे सकता हूं बाय वे ऑफ डिविडेंड। उसके लिए मुझे चेक इशू करने पड़ेंगे। करेक्ट? पर मैंने उस प्रॉफिट को डिविडेंड में बांटने की बजाय मैं क्या कर सकता हूं, आपको उसमें से शेयर बांट दूं फ्री में। तो मैं आपको वो प्रॉफिट के बदले में क्या दे दूं, चेक या शेयर्स। यदि मैं प्रॉफिट के बदले में चेक इशू करता हूं तो वो तो डिविडेंड बांटना हो गया, और प्रॉफिट के बदले क्या दे दूं, शेयर बांट दूं, तो वो क्या हो गया, मैंने आपको फ्री में शेयर दे दिए। फ्री में नहीं दिए, प्रॉफिट किसका है, आप ही का, उसके बदले में मैंने आपको शेयर दे दिए। तो ये कहा जाता है इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस मतलब फ्री में, तो एक्चुअल फ्री में नहीं है, प्रॉफिट आप ही का है, उसी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, शेयर कैपिटल में। इसको कहते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर। इज इट ओके? ठीक है। मुझे लगता है चैप्टर आपका पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि पढ़ा हुआ है, पर लग रहा है कि पढ़ा हुआ नहीं है। कहां टाइम हुआ बेटा, कितना टाइम हुआ? 1.5 महीना, 1.5 महीना पहले तो पढ़ा होगा आपने, 1.5 महीना हो गया। वो ये थे कि नए नए आए थे सिलेबस में आपके, ये नए सिलेबस का पार्ट है, पहले नहीं थे, फाउंडेशन में बाद में आए, तो शायद आपने जल्दबाजी में पढ़ के इसको निकाल दिया होगा। तो ठीक है, मतलब मैं मान सकता हूं कि आपका बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं, तो मैं पढ़ाने का तरीका थोड़ा वैसे चेंज करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता पड़ना चाहिए ना कि आप कितने पानी में है, कोई दिक्कत नहीं ना, जैसा होगा वैसा पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही कि आपने बता दिया कि टाइम हो गया है, डेफिनेटली एंट्री आप भूल गए होंगे। और बस तो ये है बोनस। बोनस इशू में क्या होता है, रिजर्व सरप्लस डेबिट होते हैं और बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट होता है, और फिर बोनस को डेबिट करके इक्विटी शेयर। अल्टीमेटली ये अकाउंट तो क्रेडिट होकर डेबिट होकर खत्म हो गया। अल्टीमेट इफेक्ट क्या रहा, रिजर्व सरप्लस डेबिट और शेयर कैपिटल
क्रेडिट। ये आपको पता था कि बोनस इश्यू में रिजर्व सरप्लस डेबिट होते हैं और शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। कोई बात नहीं, पर आपको समझ में आया बोनस शेयर क्यों इश्यू किए? देखिए प्रॉफिट 10 लाख का कहां लग चुका है? लैंड में। क्या इस प्रॉफिट से डिविडेंड बांटने के लिए मेरे पास कैश अवेलेबल है? तो मैं आपको डिविडेंड के रूप में कैश नहीं बांट सकता, तो क्या दे दूं इस प्रॉफिट के बदले में? प्रॉफिट के बदले में आपको मैं चेक देने की बजाय फ्री में शेयर दे दूं। इसका एक जादू देखो आप, मैंने आपको फ्री में क्या दे दिए? शेयर्स। अब शेयर होल्डर हो गया आप, 10 लाख के शेयर मिल गए। क्या मेरी जेब से कैश गया? शेयर दिए तो फ्री में दिए, मेरी तरफ से ना कैश गया ना आपको कैश मुझे देना पड़ा, पर आपको फ्री में शेयर मिल गए। अब वो मार्केट में आप बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो? बेचकर आप कितनी जेब भर सकते हो? यदि आपको 50 का बोनस शेयर मिला है, आपको 1 लाख का बोनस शेयर मिला है, तो आप मार्केट में क्या कर सकते हो? 1 लाख के जो शेयर मिले वो मार्केट में बेचकर 1 लाख रुपए अपनी जेब में डाल सकते हैं, डाल सकते हो? आपको बेचना है तो बेचो और आपको होल्ड करना है तो होल्ड करो। समझ में आया? इस तरह से बोनस शेयर इश्यू का फायदा होता है इक्विटी शेयर को, उसे फ्री में शेयर मिल जाते हैं बगैर किसी कॉस्ट के। तो जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करती है विदाउट टेकिंग एनीथिंग, उनको फ्री में शेयर इशू करती है, या यूं कहो कि अपने रिजर्व सरप्लस से शेयर इशू करती है, उसको कहा जाता है इशू ऑफ बोनस शेयर। उसमें रिजर्व सरप्लस डेबिट होते हैं और शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। इससे ज्यादा मैं बताऊंगा तो अभी आपको दिक्कत आएगी बोनस के बारे में। ठीक है, ठीक है। एक काम करता हूं, बोनस सिर्फ हम लेंगे बाद में, थोड़ा और हमारी ट्यूनिंग बैठ जाए। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चैप्टर और है जो मेरे काम आने वाला है। एक बेसिक और बताता हूं आपको मैं। एक चैप्टर और है, रिडम्पशन भी है, पर रिडम्पशन भी आपके टच में नहीं होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी आपने शायद लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, ये भी शायद ठीक से नहीं पढ़ा होगा, है ना? ये भी एक टेक्निकल टिपिकल चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये भी सिलेबस में नया ऐड हुआ है, पहले इंटर में था, इन्होंने अभी अभी डाला है फाउंडेशन में, पहले इंटर में था ये, तो शायद इसको भी ठीक से नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या बोलते हो? नहीं पढ़ा अच्छे से ना? ठीक है, ठीक है बेटा। मुझे एक काम करें, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें सिलेबस की। पहले अब बेसिक जब तक हमारा अच्छा नहीं होगा तब तक हम अब पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। पहले हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक पर आप थोड़ा सा पहले शुरू में फोकस करें, ठीक है? तो मुझे आपसे कंफर्टेबल बनाने के लिए पहले बेसिक क्लियर करते हैं अपन, ठीक है? मैं आपको एक काम करता हूं, आपको थोड़ा 3 से 4 दिन ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसके कितने बेनिफिट हैं। पिछली बैच है अर्ली बर्ड, उसको भी मैंने 3 दिन दिए हैं उस चीज पर, आपको भी मैं 3 से 4 दिन देना चाहता हूं। क्या आप रेडी हैं? बेसिक है, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। क्या आप रेडी है उसके लिए? कोई चैप्टर शुरू नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, हम पहले अपना फंडामेंटल बेस अच्छा बनाएंगे अकाउंट का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बजाय कोई चैप्टर कराने के अकाउंट का बेस अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करवाने वाला हूं, आपको पढ़ाने वाला हूं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। मुझ पर भरोसा करें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्या होती है, इससे आपका डेफिनेटली फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होगा और फिर देखिएगा आपका और आपकी मेरी ट्यूनिंग कितनी अच्छी बैठती है। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मतलब एक अकाउंटेंट, एक्चुअल में अकाउंटेंट किस तरह से अकाउंटिंग करता है। देखिए टेली सॉफ्टवेयर तो अब आया है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो अब आए हैं। पहले अकाउंटिंग कौन करते थे? अकाउंटेंट मैन्युअली करते थे, मुनीम लोग अकाउंटिंग करते थे, वो है मेन अकाउंटिंग, उनको पता है अकाउंटिंग क्या होती है। टेली में तो आप सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग करता है, हम नहीं करते। तो टेली पर हमारा फंडामेंटल क्लियर नहीं होता, वो तो मशीन करती है, वो तो सॉफ्टवेयर करता है, वो तो ह्यूमन बीइंग नहीं करता। पर एक ह्यूमन बीइंग जो अकाउंटिंग करता है उससे आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं एक अकाउंटेंट
मैन्युअली अकाउंटिंग कैसे करता है? क्या आप में इतना पेशेंस है 4 दिन का? पर मुझ पर भरोसा रखो, आपको फायदा मिलेगा। भले मैं 4 दिन होगा, क्योंकि आपका भी 4 दिन, मेरे भी 4 दिन, मुझे कोर्स की जल्दी नहीं है। एक बार फंडामेंटल अच्छा हुआ तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। आपको मैं यहां बताऊं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट 2 तरह की होती है। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहा हूं। बुक्स ऑफ अकाउंट 2 तरह की होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट यानी रिकॉर्ड्स। एक होते हैं बेटा प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी रिकॉर्ड। एक होता है प्राइमरी रिकॉर्ड, एक होता है सेकेंडरी रिकॉर्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी। बेटा कैश बुक, बैंक बुक, परचेज डे बुक यानी परचेज रजिस्टर, सेल्स डे बुक यानी सेल्स रजिस्टर, जनरल प्रॉपर, ये सब क्या है? प्राइमरी रिकॉर्ड। और लेजर क्या है? लेजर है सेकेंडरी रिकॉर्ड। ये बात आपने कहां पढ़ी थी? 11th में। 11th की चीज मैं आज बता रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल अप्रोच से। डेफिनेटली आपको इसमें कुछ नए ज्ञान मिलेंगे। आप कहेंगे सही तो पढ़ा हुआ है, इसमें क्या है? ये हम इंटरमीडिएट में है भाई, वेट करो। प्राइमरी रिकॉर्ड और सेकेंडरी रिकॉर्ड, जैसे ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले कहां लिखा जाता है? प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में। जब तक प्राइमरी में न लिख लिया जाए कभी सेकेंडरी में नहीं लिखा जाता। कोई भी चीज जब तक एक बार प्राइमरी में न लिखे जाए, लेजर में सीधे कभी नहीं लिखी जाती। ठीक है भाई। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये सब प्राइमरी रिकॉर्ड है और ये सेकेंडरी। क्या आपको कुछ और प्राइमरी रिकॉर्ड के नाम पता है? जनरल लिख तो दिया, जनरल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल डे बुक, बिल्स पेबल डे बुक। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली ये चीजें खत्म हो चुकी है। बिल्स रिसीवेबल पेबल दुनिया में कहीं नहीं चलते, मतलब कम से कम इंडिया में तो नहीं चलते। तो भूल जाओ उनको प्रैक्टिकली। तो वो किस है? प्रैक्टिकली बीआर बिल्स पेबल नहीं बचे दुनिया में। कोई आपके कई लोग व्यापारी आपके होंगे, काका, नाना, चाचा, मामा, फ्रेंड्स, किसी भी पूछना कि तुम्हारे यहाँ कभी किताबों में बिल्स रिसीवेबल पेबल कुछ नाम की चीज होती है? होती नहीं, तो भूल जाओ उसको। ये है मेन बुक। हाँ, परचेस रिटर्न बुक हो सकती है, सेल्स रिटर्न बुक हो सकती है, पर मैं वो भी नहीं ले रहा हूं। मैं बताऊंगा क्यों नहीं ले रहा हूं। तो ये आपके सामने प्राइमरी और सेकेंडरी रिकॉर्ड है। ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले जहां लिखा जाता है वो है प्राइमरी रिकॉर्ड, और ट्रांजैक्शन बाद में जहां लिखा जाता है वो है सेकेंडरी रिकॉर्ड यानी लेजर। सेकेंडरी में सिर्फ लेजर होता है, बाकी सब प्राइमरी होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन किसी एक प्राइमरी में आएगा। यदि वो कैश बुक में आ गया तो बैंक बुक में नहीं आएगा, बैंक बुक में आ गया कैश बुक में नहीं आएगा, परचेज बुक में आ गया तो कैश बुक में नहीं आएगा। किसी भी ट्रांजेक्शन को किसी एक प्राइमरी रिकॉर्ड में लिखते हैं, 2 जगह नहीं। ठीक है बेटा। जो अच्छा जनरल प्रॉपर क्या है? जब भी कोई ट्रांजेक्शन किसी और बुक में ना आ पाए, ना कैश बुक, ना बैंक बुक, ना परचेज, ना सेल, तो फिर उसको जनरल प्रॉपर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। ये आपको पता है डेफिनेटली। अच्छा, ये तो पता है आपको। ठीक है बेटा। अब आपको बताइए कि कैश बुक होती है, जैसे ये कैश बुक है, ये कैश बुक, ये कैश बुक है। कैश बुक मतलब हम जिसको कैश अकाउंट बोलते, पर ये कैश बुक है जिसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट दिखाए जाते हैं। कुछ भी मैं आपको नया नहीं बता रहा हूं, ये तो बहुत ही आसान सी बात है। धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। बैंक बुक होती है, यहां पर बैंक अकाउंट जैसा होता है। जो ट्रांजेक्शन चेक के द्वारा हुए हैं, बैंक के हैं, वो इसमें आते हैं। फिर एक होता है परचेज रजिस्टर, परचेज
रजिस्टर या परचेज डे बुक, ये आपका जो लॉन्ग कॉपी का पेज है इसी को मान लें, ये आपका ये परचेज डे बुक है। ऐसे ही होता है सेल्स डे बुक, ये भी इसी होती है रजिस्टर जैसी। एक होता है जनरल प्रॉपर, ये जनरल प्रॉपर, एक जनरल प्रॉपर होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यह है प्राइमरी रिकॉर्ड, फिर लेजर होता है आपका। फिर लेजर तो आपको बताइए अकाउंट खोलते हैं। अब देखिए कौन सी चीज कहां आती है, कैसे आती है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। अभी मैं एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, कुछ चीजें आपको इसमें डेफिनेटली पता होगी और कुछ चीजें आपको बिल्कुल 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 यूनिक लगेगी। आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअल अकाउंटिंग क्या है। तो ठीक है, नंबर 1, और आपको पता है इधर इन सब के बाद होता है लेजर, इन सब के बाद होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन पहले लिखा जाता है प्राइमरी में और बाद में पोस्टिंग होती है लेजर में। तो जैसे ये आपके सामने एक्चुअल बुक्स है जो अकाउंटेंट रखता है, एक्चुअल बुक्स। ठीक है बेटा, अब मुझे बताएं ऑनर 50,000 की कैपिटल लेकर आए कैश में। ऑनर ब्रॉट इन कैश ऑफ रुपीज 50,000, ऑनर 50,000 का कैश लाया है, 50,000 कैश लाया है ऑनर, क्या करेंगे उसका, इसकी एंट्री कैश या बैंक, कैश क्या एंट्री होती है, कैश टू कैपिटल। बेटा ये हम आपसे एग्जाम में पूछते भी हैं, आप एंट्री करते में क्या एंट्री करते हैं, कैश टू कैपिटल, ऐसी एंट्री करते कि नहीं करते, आपने की होगी बेटा। एक्चुअल में अकाउंटेंट ने आज तक किसी अकाउंटेंट ने ऐसी एंट्री की ही नहीं होगी जो आप करते आए हो। एक्चुअल में अकाउंटेंट ने कैश टू कैपिटल नाम की एंट्री कभी की ही नहीं होगी। आप खुद देखना, जो आप एंट्री किया करते थे वैसी एंट्री दुनिया में होती ही नहीं है। अब आप खुद देखो, मैं कैसे बोल रहा हूं कि ऐसी एंट्री होती नहीं है। कैसे, आप कहां लिखोगे उसको, कैश में लिखोगे, क्या लिखोगे यहां पर, ये आपकी कैश बुक है, क्या लिखोगे यहां, टू कैपिटल, 50,000 यहां आप डेबिट करोगे कैश बुक में। और कहां लिखोगे इसको, लेसन में अकाउंट खोलोगे कैपिटल, और यहां लिख दोगे बाय कैश। आपने 50,000 कैश पे डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो लिखा सबसे पहले कहां, कैश बुक में। कैश बुक में लिखा इनिशियली, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया सबसे पहले प्राइमरी में, इससे पोस्टिंग कहां कर दी, कैपिटल अकाउंट में। तो बताओ कैश टू कैपिटल नाम की एंट्री लिखी मैंने ऐसी, जो आप लिखते थे कैश टू कैपिटल। अरे एंट्री तो कहां होती है, एंट्री तो जनरल प्रॉपर में होती है, और ये ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर का नहीं, कैश बुक का है। जब कैश बुक का है मतलब जनरल प्रॉपर में ये नहीं आएगा, और जनरल प्रॉपर में नहीं आएगा तो कैश टू कैपिटल नाम की एंट्री दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की। वो तो सिर्फ हमारे दिमाग में हम करते थे, क्योंकि वहां हम एज एन अकाउंटेंट बुक्स नहीं बना रहे होते थे, तो एंट्री लिख दिया करते थे कैश टू कैपिटल, पर एक्चुअल में इस नाम की इस तरह की एंट्री होती नहीं है। तो आपने कैश को डेबिट किया, कैश बुक में लिखा 50,000 और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 50,000, ये आपका डबल इफेक्ट हो गया, कैश अकाउंट में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट। इज इट क्लियर, यह है आपका एक्चुअल अकाउंटिंग। एक्चुअल अकाउंटिंग बहुत डिफरेंट है जो आप पढ़ते हो उससे। अब सबसे पहले आपने मान लीजिए रोहन से 3 लाख का उधार माल खरीदा, आप एंट्री क्या किया करते थे, परचेज टू रोहन। पर दुनिया के किसी भी एक भी अकाउंटेंट ने ऐसी एंट्री की नहीं होगी आज तक। परचेज कहां लिखी जाएगी, परचेज डे बुक में लिखेंगे रोहन, यहां रोहन लिख दिया, 3 लाख लिख दिया यहां पर रोहन का। हमने रोहन का बिल देखकर यहां परचेज रजिस्टर में, परचेज डे बुक में रोहन का नाम लिख दिया, 3 लाख लिख। क्या कोई एंट्री लिखी परचेज टू रोहन, कहां करी एंट्री, एंट्री होती नहीं है। तो आप जो एंट्री बुक्स में करते थे ना, वो सिर्फ माइंड में होती थी, पर एक्चुअल में अकाउंटेंट उसकी एंट्री बस यहां लिख दिया मतलब परचेज में डेबिट हो गया।
अब यहां अकाउंट खुलेगा रोहन का, लेजर में अकाउंट खुलेगा रोहन का। यहां लिख देंगे बाय परचेजेस ₹3 लाख। तो हमने क्या करा, परचेज रजिस्टर में डेबिट किया और रोहन के अकाउंट में क्रेडिट किया। तो ये हमारे डबल इफेक्ट हो गए इस परचेज के। ये हमने लिख दी क्रेडिट परचेज। क्या परचेज टू रोहन नाम की एंट्री लिखी मैंने कहीं? डबल इफेक्ट हो गए या बचे? हो गए। क्या मैंने रोहन टू परचेज नाम की एंट्री की देखी आपने? नहीं की, पर होगी अकाउंटिंग। ये है एक्चुअल अकाउंटिंग। तो हम जो करते थे रोहन परचेज टू रोहन, वो अकाउंटिंग सिर्फ दिमाग में होती थी, एक्चुअल में अकाउंटेंट वो एंट्री नहीं करता। इज इट क्लियर? ठीक है। अब तीसरा, मैंने 1 लाख का फर्नीचर उधार खरीदा। 1 लाख का फर्नीचर उधार खरीदा फर्नीचर हाउस से। एक फर्नीचर हाउस वाला है, फर्नीचर हाउस, उससे मैंने 1 लाख का उधार फर्नीचर खरीदा। उधार खरीदा मतलब कैश पे पेमेंट नहीं हुआ, चेक से पेमेंट नहीं हुआ, तो ना कैश बुक में आएगा ना बैंक बुक में आएगा। और चूंकि फर्नीचर की परचेस है, असेट्स की परचेस है, तो ये परचेस डे बुक में भी नहीं आएगी, क्योंकि परचेस डे बुक में सिर्फ गुड्स की परचेस आती है। तो अब मैं ना इसको लिख सकता हूं कैश बुक में, ना लिख सकता हूं बैंक बुक में, ना लिख सकता हूं परचेस डे बुक में। कहां लिखूंगा? जनरल। अब एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हाउस। अब एंट्री होगी यहां पर फर्नीचर 1 लाख डेबिट टू फर्नीचर हाउस 1 लाख की लाइबिलिटी क्रेडिट। ये एंट्री होगी जनरल प्रॉफिट में। ये एंट्री अब आप करते भी हैं और आप सोचते भी, फर्नीचर टू फर्नीचर हाउस, ये है एंट्री। क्या समझ में आया आपको? मतलब आपको समझ में आएगा कि हम जो बुक में पढ़ते थे वो इंटायरली डिफरेंट है एक्चुअल अकाउंटिंग से। ये मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। ये तो मैंने आपको सिर्फ सैंपल दिया है। अब मैं आपको क्या करूंगा, आपको मैं ये बुक दूंगा कल, जो मैंने अभी अर्ली बर्ड में कराया। ऐसा नहीं कि ये सब ये अर्ली बर्ड का ही क्वेश्चन है। यहां पर मैं सारा क्वेश्चन रब करके आपको एक बुकलेट दूंगा प्रिंटेड, ये पूरी प्रिंटेड बुक दूंगा आपको। आपको पेशेंस रखना होगा बस, और ये ना मानना चाहिए कि ये टाइम वेस्ट है, बल्कि मुझे पता है कि बहुत जरूरी है। कैश बुक, लेजर, परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न, परचेस, ये मैंने नाम तो लिख लिए, पर अब ये किसी काम के नहीं। जनरल प्रॉपर, टीबी, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये सब मैंने बना रखे हैं। आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको प्रिंटेड मिलेंगे। आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है मेरे साथ साथ। मैं आपको दूंगा, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। हमें एक बुक बनाने में 3 दिन लगेंगे मिनिमम। पूरी अकाउंटिंग क्लियर करना है, पूरा बेस क्लियर करना है, पूरी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्लियर करनी, तो ये बहुत जरूरी है। आपको समझ में आएगा अकाउंट क्या होता है। और ये मैं आपको जो बताऊंगा, वाकई आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसमें ये बहुत 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 ही यूजफुल रहेगा। आपको उस वक्त पता पड़ेगा कि हमने यहां जो 4 दिन दिए वो फालतू नहीं दिए, बल्कि किसी एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, और पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल में यहां कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी बातें जो मैं सिखाना चाहता हूं इसके थ्रू सिखा दूंगा। तो ये बुक्स मैं आपको दूंगा। इसमें कैश बुक हमारी बनी हुई है, सिर्फ आपको लिखना रहेगा। ये कैश बुक है, ये बैंक बुक है, ये लेजर है। लेजर बने हुए सिर्फ आपको नाम लिखकर पोस्टिंग करनी है। फिर इसके अंदर ही परचेज डे बुक बनी हुई है, सेल डे बुक बनी हुई है, सेल रिटर्न रजिस्टर, ये तो ऐसे आ गया, और जनरल प्रॉपर बना हुआ है जिसमें एंट्री की जाती है, और टीबी बनाया हमने, यहां तक करके छोड़ा था। इसके बाद में बनता है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो ये है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जो मुझे आपको सिखानी है। मैंने पिछली बैच में भी करवाया है, जो हमारी अर्ली बर्ड बैच है उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ये उसी का क्वेश्चन है। ये बुकलेट आपको प्रिंटेड मिलेगी, इसमें मैं करते जाऊंगा, यहां पर आप करते आएंगे अपनी प्रिंट में। ठीक है, इसके लिए बेसिक बताना चाहता हूं आपको, इसके बेसिक्स। ठीक है, तो अब जैसे मैं कल कराऊंगा इसको। अब जैसे ये फिर से मान लो कोई ट्रांजेक्शन लेता हूं मैं, कोई भी ट्रांजेक्शन, बेसिक एंट्री। एंट्री आपकी कैसी है? जनरल एंट्री। ठीक है, अच्छी है, गुड। जनरल एंट्री से ही क्वेश्चन होगा ये। जनरल एंट्री सोचेंगे, फिर यहां सब कुछ करेंगे। जैसे कोई कस्टमर है
लेजर में अकाउंट खुला है एक्स लिमिटेड, इससे हमें लेना बाकी आ रहा है 60,000 लेना आ रहा है हमें ओपनिंग में, इससे हमें 58,500 58,800 मिला फुल एंड फाइनल पेमेंट में। कितना मिला? 58,800 रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल, और ये अमाउंट चेक से मिला है, 58,800 मिला है चेक से। तो क्या करेंगे, पहले इसको बैंक में लिखेंगे, वेरी गुड, बैंक में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बैंक में 2x लिमिटेड 58,800। लेकिन अभी बोल रहा हूं ये यहां लिखेंगे बस, डिस्काउंट तो यहां आएगा नहीं क्योंकि बैंक बुक है। 58,800, यस 58,800 की पोस्टिंग करेंगे, हमने 58,800 को बैंक में डेबिट किया और एक्स में बाय बैंक 58, ये हमने डबल इफेक्ट दे दिए, बैंक में डेबिट और एक्स के अकाउंट में क्रेडिट। अब 1200 का डिस्काउंट ये ना कैश बुक में आएगा, ना बैंक बुक में आएगा, ना परचेज रजिस्टर, ना सेल रजिस्टर, तो ये आएगा जनरल। अब जनरल प्रॉपर्टी में एंट्री पास करनी पड़ेगी, डिस्काउंट टू एक्स। कभी भी आप लेजर में सीधे पोस्टिंग नहीं कर सकते, हर चीज पहले प्राइमरी रिकॉर्ड के बगैर सीधे पोस्टिंग होती। तो पहले लिखेंगे जनरल प्रॉपर्टी में, अब इसकी डबल इफेक्ट होगी, अब इसके डबल इफेक्ट होंगे। जनरल प्रॉपर्टी में देखकर डिस्काउंट में डेबिट एक्स में क्रेडिट, डिस्काउंट में डेबिट एक्स में क्रेडिट, तो यहां हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा डिस्काउंट का। तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट में डेबिट 2x और x में क्रेडिट बाय डिस्काउंट 1200। इस तरह से आपकी अकाउंटिंग में आपको बताऊंगा, ये मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं, पर आप खुद बहुत बेनिफिशियल फील करेंगे पूरी अकाउंटिंग समझने के बाद, यदि आपने उसको इंटरेस्ट से किया तो मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं कि हम क्या करने वाले हैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में। उसी ओके, ठीक है। कल एक काम करना है, इन बच्चों को ये है ना प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की बुकलेट है वो देना है कल इनको, वो बुकलेट देंगे अपन 4 दिन के लिए, वो ही चलेगा। वो जितने बच्चे सबको एक बुकलेट देना है, क्वेश्चन तो मैं यहाँ करवा दूंगा उनको, ठीक है। उसमें आपको मैं वो बुक भी मैं कंपनी की बनवाऊंगा, सीधे कंपनी की, ताकि क्या हो, क्योंकि हमें बैलेंस शीट किसकी सीखनी है, कंपनी की, मैं सीधा कंपनी का क्वेश्चन कराऊंगा, सीधा क्वेश्चन कंपनी का, कि कंपनी अपने, मैं आपका जीरो से लेकर एंड तक जाऊंगा कंपनी को लेकर के, ठीक है। अब मैं आपका, क्योंकि कल से मैं शुरू करूंगा, अभी आपके कुछ और डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं कुछ पूछता हूं। आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो, उल्टा पुल्टा कुछ भी आपको बेसिक कुछ हो तो, नहीं तो फिर मैं तो अपने साथ बना लूं अगले 10 मिनट। नहीं, वो मैं पॉइंट बाद में करेंगे, अभी तो मैं 10 मिनट यूटिलाइज करना चाहता हूं पढ़ाने में, कुछ डाउट सॉल्व करने में। सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताऊं, सस्पेंस अकाउंट के बारे में कुछ जानते हैं कि सस्पेंस ही है टीबी मैच करने के लिए। अच्छा, जैसे आपका ये टीबी है, यस, टीबी में डिफरेंस आ गया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, टीबी में डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसको टेली करने के लिए क्या करते हो, आपने यहां खोल दिया सस्पेंस, ये आ गया, मान लो 7 लाख का डिफरेंस आया, 7 लाख आपने क्रेडिट में लिख दिया। तो जब हमारा टीबी टेली नहीं होता है तो हम उसको डाल देते हैं सस्पेंस में। क्या ये सही करते हो आप? नहीं, आपने गलती ढूंढने की बजाय सस्पेंस में डालकर उस गलती को छुपा दिया, गलती ढूंढी नहीं। ये अलाउड थोड़ा है, क्यों करते ऐसा? गलती ढूंढो ना, बुक्स में गलती है डबल इफेक्ट की, ढूंढो टोटलिंग की, क्यों नहीं ढूंढते? अच्छा, तो आप चाहते हो कि बस को रहने दें? अच्छा, मान लो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, कंपनी पर टैक्स क्रेडिट 25% है, इंडिविजुअल पर 30% भी आती है, पर कंपनी पर 25%। मैं 7 लाख को आपकी इनकम मान लूंगा क्योंकि क्रेडिट में है और क्रेडिट में इनकम होती है। मैं तो मान लूंगा कि आपने 7 लाख की इनकम छुपा ली है, ये 7 लाख इनकम है, 7 लाख का 25% कितना होता है? 175। मैं आपसे कितना टैक्स मांग लूंगा? 1,75,000 टैक्स मांग लूंगा, 1
75 टैक्स मांगूंगा, और वो टैक्स जो 75 मांग लूंगा आपसे, वो टैक्स पर पेनल्टी भी लूंगा, ब्याज भी लूंगा। ये 75 नहीं, 2.25 लाख जाएगा, 2.5 लाख जाएगा। ये 7 लाख रुपए की गलती आपको कितने की पड़ेगी? 2.5 लाख की। 2.5 लाख दोगे मुझे? ये गलती छुपाना इतना आसान नहीं पड़ेगा बेटा। यदि ये क्रेडिट में है, मैं इसको अनडिस्क्लोज इनकम मानकर इस पर टैक्स ठोक दूंगा, तो इसको छुपाना आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। जब पता है कि ऐसा है तो फिर ढूंढते क्यों नहीं हो? फिर गलती आपने सस्पेंस में क्यों डाल दी? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। क्या होता है बेटा, क्रेडिट हो या डेबिट, गलती ढूंढना ही चाहिए। डेबिट में है तो माना मैंने कि टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर इसको भी जांच के घेरे पे तो लेगा कि भाई डिफरेंस आ क्यों रहा है, मतलब गड़बड़ है, तो डाउट तो ये भी करेगा, भले डेबिट हो। तो डेबिट हो या क्रेडिट, गलती ढूंढना तो चाहिए और ढूंढकर उसे रेक्टिफाई कर फिर इसको जीरो करना चाहिए। लेकिन आपकी कुछ लास्ट डेट है और लास्ट डेट पर यदि आप बैलेंस शीट नहीं बना पाए तो पेनल्टी लगने वाली तगड़ी। तो बैलेंस शीट आपको क्या करनी है? कल तक रेडी करनी है। तो आपके पास टाइम नहीं है गलती को ढूंढने का, इसलिए आप अपने फाइनल अकाउंट को जल्दी फाइनलाइज करने के लिए आप इस डिफरेंस को कहां डाल देते हैं? सस्पेंस में डाल देते हैं। तो जब भी टीवी में डिफरेंस आता है उसको डाल देते हैं सस्पेंस में। ये क्लियर हो गया? ये तो आपको पता था कि जब भी टीवी में डिफरेंस आता है तो उसको डालते हैं सस्पेंस में, पर क्यों डालना पड़ता है ये पता पड़ गया। आपको पता भी था कि डिफरेंस हम गलती ढूंढने जाएंगे, इट विल टेक टाइम, और हमें अकाउंट्स कहीं जल्दी सबमिट करना है। या मान लो हमें लोन चाहिए बहुत अर्जेंट में और बैंक वाला बैलेंस शीट मांग रहा है, लाओ बैलेंस शीट, और नहीं देंगे तो लोन नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करा? टेली नहीं हो पा रहा, सस्पेंड में डालकर बैलेंस शीट दे दी ताकि हमारा लोन जल्दी हो जाए। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। लेकिन सस्पेंड अकाउंट का एकमात्र यूज यही नहीं जो आपने देखा, ये यूज तो है, और ये यूज कब करना है कब नहीं करना है आपको मैंने बता दिया। लेकिन अब देखो, मान लो मैं एक अकाउंटेंट हूं, मेरा ऑनर, मेरा डायरेक्टर मान लीजिए गया है जर्मनी गया है घूमने के लिए फैमिली के साथ। उसने कहा भाई 8 दिन फोन मत लगाना, मैं जर्मनी हूं, फोन नहीं उठाऊंगा, मैं फैमिली टूर पे हूं। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैं अकाउंटेंट हूं, मेरे पास एक वो कल ही गया था, कल रात की फ्लाइट से गए, मेरे पास कल का एक डिनर का बिल आया। वो यहां से रात को 1 बजे की फ्लाइट से गए, डिनर करके गए, डिनर का बिल आया, वो डिनर का बिल है 22,000 का। अब मैं क्या कहां डालू उसको? मेरे पास एक बिल आता है 22,000 का डिनर का, अब मुझे क्या एंट्री करना चाहिए उसके लिए? क्या कहां लिखूं? अब वो बिल नेचर मतलब यदि वो बिजनेस के लिए है तो वो जाएगा, मान लो जैसे किसी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को साथ में डिनर किया तो वो हो गया सेल्स प्रमोशन। लेकिन यदि उसने फैमिली के साथ डिनर किया तो ड्राइंग। तो मुझे पता नहीं पड़ रहा है ना कि डिनर वो किसके साथ करके गया। डिनर उसने अपनी वाइफ को कराया तो ड्राइंग, डिनर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कराया तो ड्राइंग, डिनर किसी बिजनेस क्लाइंट को कराया तो सेल्स प्रमोशन। अब मैं उससे फोन करके पूछूं, उसने तो ना कर रखा है कि मुझे फोन मत करना, तो अगले 8 दिन तक मैं अकाउंटिंग पोस्टपोन तो कर नहीं सकता। मुझे बैंक तो आज ही क्रेडिट करना है, केस तो आज ही क्रेडिट करना है। जिस दिन केस दी 22,000 की केस तो आज क्रेडिट करनी है, मैं अकाउंटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा, मैं अभी एंट्री नहीं कर पा रहा तो मैंने एंट्री टेम्परेरी क्या कर दी? सस्पेंस टू कैश। तो मैंने एंट्री के 2 एस्पेक्ट में से कैश वाला क्रेडिट होगा ये पता है, पर डेबिट क्या होगा ये पता नहीं है, तो मैंने क्या एंट्री कर दी? सस्पेंस टू कैश कर दी। अब जब वो आएगा 8 दिन बाद तो पूछूंगा कि भाई ये किसके लिए डिनर था। उसने बताया कि ये डिनर उसने एक क्लाइंट था, मान लीजिए महाराष्ट्र से आया था, उसको डिनर करवाया। तो फिर मैं क्या करूंगा? सेल्स प्रमोशन को डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट कर दूंगा। तो सस्पेंस का यूज समझ में आया? वो भी एक यूज है, समझ में आया? या एक और एग्जांपल, मान लो मैं आके सुबह दुकान खोलता हूं, सुबह 11 बजे आता हूं, तो वहां एक कोई व्यक्ति 30 का लिफाफा रख के गया कैश। उस लिफाफे पे वो कोई स्लिप लगा के गया था अपने नाम की, वो स्लिप चली गई, गीली हो गई, उसमें दिख नहीं रहा कि कौन देके गया, पर लिफाफे में है 30,000। कैश तो आज ही आई है, गलने में तो आज ही डलेगी, तो कैश तो डेबिट आज होगी, पर मैं क्रेडिट नहीं कर पा रहा कि ये कौन है। अब पता पड़ेगा बाद में, तो मैं कैश तो डेबिट कर दूंगा पर पार्टी क्रेडिट नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूंगा? एंट्री कैश टू सस्पेंस।
जिस दिन नाम पता पड़ेगा कि वो अमाउंट तो मिस्टर साकेत देके गए थे, कोई साकेत भारद्वाज है, मिस्टर साकेत भारद्वाज वो देके गए थे, तो फिर मैं क्या करूंगा, सस्पेंस को डेबिट करके साकेत भारद्वाज को क्रेडिट कर दूंगा। तब तक कौन सा अकाउंट खुला रहेगा, सस्पेंस, मतलब सस्पेंस का अकाउंट ये भी तो हो सकता है। इसका मतलब जब किसी एंट्री के दो एस्पेक्ट में से एक पता है दूसरा नहीं पता है, तो उसको हम सस्पेंस के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी एक मैंने बताया रिगार्डिंग यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर? ऐसे भी हो सकता है। तो बेटा मेरी तो किस तरह की, नहीं तो बड़े लेवल पे जितना बड़ा काम होता है वहां पर जो बाउचर बनता है बिल के ऊपर ही लिख देगा। मान लो हमारा बहुत बड़ी कंपनी है, डिनर है, तो कंपनी में तो प्राइवेट होता ही नहीं कुछ भी, वहां ड्राइंग होती नहीं, वहां तो क्लाइंट का ही होता है। बस वो किसका है वो थोड़ा, तो वहां पर जो जब वो बिल लाया होगा, सबमिट किया होगा, बिल के साथ उसने एक वाउचर भी सबमिट किया होगा, वहां उसने डील दे ही दी होगी, तो वहां तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है। तो मैंने आपको रिगार्डिंग सस्पेंस बताया कि सस्पेंस अकाउंट का क्या कुछ कैसे होता है, और सस्पेंस अकाउंट कोई बहुत रामबाण नहीं है, बहुत तकलीफदेह है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी 12 बजा सकता है। तो सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसे एज अर्ली एज पॉसिबल हमें क्लोज करना ही चाहिए, और ये विकट स्थिति में ही इसका यूज करना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स में इसका यूज करना नहीं चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सस्पेंस अकाउंट का यूज। ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? और कुछ ऐसे मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग सस्पेंस अकाउंट। ऐसे कुछ और टाइम पास पूछो आपसे, पूछो, टाइम पास चलेगा? रेडी हो? ठीक है। ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस, टीबी ट्रायल बैलेंस है, और यहां आपकी परचेजेस है 20 लाख की, इधर शायद ओपनिंग स्टॉक भी होगा आपका, 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक भी था, 20 लाख की परचेज भी है। बताइए क्लोजिंग स्टॉक टीबी के अंदर है, क्लोजिंग स्टॉक टीबी के अंदर है या टीबी के बाहर होता है? क्लोजिंग स्टॉक कहां होता है? टीबी के अंदर है, टीबी के बाहर? टीबी के बाहर होता है। कंफर्म है आप लोग? टीबी के बाहर होता है इस क्वेश्चन में? मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं। नहीं, ओपनिंग तो मैंने लिख दिया टीबी के अंदर है। क्लोजिंग स्टॉक हर केस में परचेज में इंक्लूड, इस केस में परचेज में इंक्लूड है, वो टीबी के बाहर नहीं, टीबी के अंदर है। इसमें इंक्लूड है कि नहीं क्लोजिंग स्टॉक? अरे 20 लाख जो माल खरीदा उसी में से कुछ बचा होगा, कुछ बिका होगा, इसी में से कुछ बिक गया होगा, कुछ बच गया होगा। तो जो बच गया वो किस में से बचा? इसी 20 लाख में से। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूडेड इन परचेजेज, बट उसकी इंफॉर्मेशन कहां लिखी होती है? तो वो क्लोजिंग स्टॉक टीबी के बाहर नहीं होता, उसकी क्या होती है बाहर? उसकी इंफॉर्मेशन टीबी के बाहर लिखी होती है, पर वो स्टॉक होता किसके अंदर है? टीबी के अंदर ही परचेज में इंक्लूड होता है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं। आपको बेटा ये पता है रियल, नॉमिनल, पर्सनल? रियल, नॉमिनल और पर्सनल, ये अकाउंट कहां जाते हैं ड्यूरिंग फाइनल अकाउंट? बैलेंस शीट में। पर्सनल, नॉमिनल, बिल में आते हैं। मतलब रियल अकाउंट बैलेंस शीट में आते हैं, और पर्सनल भी बैलेंस शीट में जाते हैं, और नॉमिनल प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। करेक्ट? करेक्ट बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या है? 1 अप्रैल 2022
ये टीबी है, ये टीबी है, ओपनिंग स्टॉक यहां आ रहा है टीबी के अंदर। टीबी कब बनता है? 31 मार्च 2023 को। ओपनिंग स्टॉक कब का होता है? 1 साल पहले का। ये ओपनिंग स्टॉक है यहां पर। ये रियल है या नॉमिनल है या पर्सनल है? ओपनिंग स्टॉक रियल, नॉमिनल, पर्सनल क्या है? दो मिनट। और कोई? ये क्या है? रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है? क्या है ये? पर्सनल तो हो सकता है, स्टॉक है। पर्सनल में तो वो आता है डेटर, क्रेडिटर, रिलेटेड टू पर्सन। हाँ, पर्सनल तो हो नहीं सकता। दो ही चीज है, रियल या नॉमिनल। क्या है? आप यदि फाउंडेशन में होते तो क्या लिखते? रियल। तो फाउंडेशन में रियल है, बाकी ये रियल। यदि रियल है तो फिर कहां आना चाहिए? आता कहां है ये? पीएनएल में आ जाता है। यदि पीएल में आता है फिर तो क्या होना चाहिए? नॉमिनल। पर आप बोलते इसको रियल हो। आप देख के आना आपकी बुक ऑफ फाउंडेशन, बुक्स ऑफ 12th, बुक्स ऑफ 11 देख के आना। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखे मिलेगा? रियल में, जबकि वो रियल नहीं है। रियल है तो फिर कहां आना चाहिए? बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक आता है क्या? नहीं आता है, वो तो क्लोजिंग स्टॉक आता है। अच्छा, टीबी कब बन रहा है? 31 मार्च को। ये ओपनिंग स्टॉक कब था? 1 साल पहले। अब ये है या बिक गया? ये 1 अप्रैल को सुबह सुबह था। 1 अप्रैल की शाम तक भी हो सकता है हो, पर 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को क्या हुआ होगा? FIFO बेसिस पर ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बिकता है। तो ओपनिंग स्टॉक है या बिक गया? यदि वो बिक गया तो फिर वो असेट है या COGS? वो असेट है या एक्सपेंस? फिर वो असेट नहीं है, बल्कि क्या है? एक्सपेंस है। तो ओपनिंग स्टॉक किस दिन तक रियल होता है? किस दिन तक वो असेट है? किस दिन वो एक्सपेंस हो गया? 1 अप्रैल की सुबह सुबह क्या था? वो रियल। लेकिन 31 मार्च 23 तक क्या हो चुका है? वो नॉमिनल। इसलिए वो कहां जाता है? पीएल में जाता है। 1 अप्रैल की सुबह कोई पूछे तो क्या बोलोगे? रियल। और 31 मार्च की शाम को बोलो, 31 मार्च 23 को पूछे तो क्या बोलोगे? नॉमिनल। टीबी किस दिन बनता है? 23 में। पीएल कब बनता है? 23 में। तो ये कहां जाएगा? पीएनएल में, क्योंकि ये एसेट है या बिक चुका? बिक चुका। बिक चुका मतलब ये एसेट रही है, एक्सपेंस हो गई, इसलिए इसको। तो ये सब चीजें बहुत डिफरेंट है जो मैंने आपको इसी बता दी। ये किताबों भी नहीं मिलेगी आपको। और कई ये डाइजेस्ट भी नहीं होती। सर कैसी बात है, क्या है, हमने तो अभी तक इसको रियल पढ़ा है और आप बता रहे नॉमिनल। तो मैं बोल रहा हूँ रियल है, पर कब तक? 1 अप्रैल की सुबह तक। उसके बाद रियल कहां से? रियल तो मतलब बैलेंस शीट में आना चाहिए, और आप बैलेंस शीट में लेते भी नहीं हो। क्यों नहीं लेते? फिर तो कंट्रोवर्सी हो रही है ना उसमें। ठीक है, और कुछ जैसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। तो बेहतर है हम ये सब टाइम वेस्ट करने के बजाय आप क्या करेंगे? कल से सिस्टमेटिक वे में बेटा, जब तक अकाउंट का बेस नहीं बनेगा तब तक आपका इनकम रिजल्ट का अकाउंट आगे हमें तकलीफ देगा। इसलिए हमें बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं कल आपको बुकलेट दूंगा प्रिंटेड, उसमें हम फिल द ब्लैंक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। डेफिनेटली आप उसके बाद अपने आप को अकाउंट में थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, ये मुझे पक्का भरोसा है। और ये मैं आज से नहीं, कि बुकलेट मेरे पास कई सालों से मैं प्रिंट करवाकर बच्चों को इसके क्वेश्चन करवाता हूं। तो आप ही लोग के लिए प्रिंट करवाइए, वो आपको कल डिस्प्ले होगी और कल हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है ताज, कल करेंगे। थैंक यू।